हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो वेलकम है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे। सो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो उनके लिए यहाँ पे रोज़ BFUHS के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जिसमें मैं सिनारियो बेस्ड, एंटी बेस्ड, जैसे कि BFUHS के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस इसमें करवाती हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज नए के नए क्वेश्चन मिलते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं मेरे से फॉर अ BFUHS एग्जाम्स, तो जो बैचेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। MCQs बैच चल रहा है एंड साथ ही में थ्योरी बैच चल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच चल रहा है, जिसकी फीस बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। अराउंड 3 डिजिट में इसकी फीस है। 3 डिजिट की फीस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है अगर आप ये ज्वाइन करते हैं। साथ ही में इन सब चीज़ों में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी, जिसमें आपके रेगुलर टेस्ट एंड डाउट क्लासेस रखी जाएंगे। और अगर आपको पेपर अपना क्लियर करना है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं आपको ज़रूर कहूंगी कि आप प्लीज़ मेरा नहीं तो कहीं भी बैच ज्वाइन करिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी एंड थंबनेल पे भी मिल जाएंगी। नहीं तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे मैसेज करके या कॉल करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिए अवेलेबल हैं सीट्स एंड आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हो या फिर आप मैरिड हो, आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लासेस लगाने का, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको ओनली नोट्स चाहिए वो भी नोट्स ले सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को कॉल करना है इस नंबर पे, सो प्लीज अराउंड बैचेस के बारे में बात करिए। अगर आपको पेपर, बहुत सारे बच्चे कॉल करके मेरे को पेपर का पूछते हैं। देखो बच्चे, ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड करनी होती हैं, और मैंने अपने बच्चों का जो बैच ले रखा है उनको भी रोज की रोज मेंटेन करना होता है। अगर आप मेरे से कॉल करके पूछोगे कि मैम पेपर कब होगा, कैसे होगा, फिक्स डेट बता दो, सो इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो आप मुझे अगर पेपर का पूछना भी है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली ओनली फॉर पेपर मैं इतने सारे बच्चों का कॉल अटेंड नहीं कर पाती। सो विदाउट एनी डिले इस पे थोड़ा कंसर्न करिएगा। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 554th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड इन अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ चाइल्ड हु इज डायग्नोज्ड विद rheumatic फीवर एंड कार्डाइटिस एंड एडमिट टू द हॉस्पिटल। अगर कोई पेशेंट है जिसको अभी अभी डायग्नोज्ड हुआ है rheumatic फीवर एंड उसके साथ कार्डाइटिस भी है उसको, ठीक है, तो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि उसकी प्लान ऑफ केयर में हम रखेंगे उस बच्चे की, ठीक है। rheumatic फीवर में आपको बता रखा है पहले भी कि ये डिसीज है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, और इसको स्कारलेट फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है हमारी हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड जॉइंट्स की स्पेशली इन्फ्लामेशन हो जाती है। कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स, ठीक है। सो इसमें आप क्या चीज को इंश्योर करोगे प्लान ऑफ केयर में? इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूस पेरेंटल प्रेजेंस एट द चाइल्ड बेड साइड, प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद पीरियड ऑफ रेस्ट, encourage and participation in age appropriate activities, advising the child to eat as much as possible। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इस वाले बच्चे को हम रेस्ट दें, बिकॉज जो बच्चे होते हैं इनके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। एट द सेम टाइम इन्फ्लामेशन की वजह से जब भी वो थोड़ा सा हिलते हैं तो उनके जॉइंट्स में इतना विग्रस पेन होता है, इसलिए इस इन्फ्लामेशन, rheumatic फीवर की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स भी हो जाती है। इसी वजह से उन्हें मोर ज़्यादा रेस्ट दिया जाता है ताकि वो पेन से बचे रहें। बाकी चीज़ें भी नेसेसिटी हैं, हम रखेंगे, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस पेशेंट के चाइल्ड को प्रोवाइड करें रेस्ट पीरियड प्रॉपरली, ठीक है, उस चाइल्ड को, ताकि वो फटाफट से हील हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इंडिकेट्स दैट द एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन नेसेसरी फॉर 7-year-old चाइल्ड विद rheumatic फीवर ड्यूरिंग द एक्यूट फेज हैव बीन इफेक्टिव। इसमें से कौन सी ऐसी आउटकम जो है बताएगी हमें कि हमें पेशेंट की, जो बच्चा है 7 साल का, उसकी जो एक्टिविटीज है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है उस पर हमें रोक लगानी होगी, क्योंकि वो इस टाइम एक्यूट फेज में है इस डिसीज कंडीशन के। कौन सी? rheumatic फीवर। जब वो जॉइंट्स डेमोन्स्ट्रेट एब्सेंस ऑफ परमानेंट इंजरी, द रेस्टिंग heart rate is between 60 से 100 beats per minute. The child exhibits decreased in chorea movement and the child's subcutaneous nodules over the joints are no longer palpable.
देखो, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जॉइंट्स पे उसकी अगर नोड्यूल्स हैं अब नहीं रहे, तो इट मीन्स उसकी कंडीशन जो है वो सही हो रही है। बिकॉज सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है रोमैटिक फीवर उसके जॉइंट्स को, ठीक है। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर आप इस पे देखो कि अगर उसका जॉइंट्स है डेमोस्ट्रेशन एब्सेंस है, परमानेंट इंजरी का अब जो है एब्सेंट हो गया, इट मीन्स दिस इज अ राइट कंडीशन। जो पेशेंट है वो इस टाइम ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही, और इंजरी का कोई लेना देना वैसे होता नहीं, बट इट इज अ नॉर्मल ऑप्शन। एग्जिबिट, अगर वो कोरिया मूवमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स में उसका डिक्रीज आ रहा है, तो इट मीन्स पेशेंट जो है इंप्रूव कर रहा है। बट एक 7 साल के बच्चे का अगर हार्ट रेट 60 और 100 बीट्स पे चल रहा है, वो भी जब वो रेस्ट कर रहा है, सो इट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। इट इज नॉट नॉर्मल। सो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी जो एक्टिविटीज है बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करवा देंगे, ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी से बच्चा जो है वो हील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रोमैटिक फीवर के क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल फिजिकल फाइंडिंग इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ कार्डाइटिस इन अ चाइल्ड विद रोमैटिक फीवर। देखो, जिसको रोमैटिक फीवर होता है उसमें कार्डाइटिस देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रोमैटिक फीवर है उसमें इन्फ्लामेशन किन 3 चीजों की ज्यादातर होती है, जॉइंट्स, ब्लड वेसल एंड हार्ट की। तो कार्डाइटिस इसी का आगे कॉम्प्लिकेशन है। रोमैटिक फीवर हुआ, उसी वजह से उसे कार्डाइटिस हो गया, ठीक है। उसकी वजह से उसे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गई और जॉइंट्स में भी। सो ऐसी कौन सी ऐसी पहली फिजिकल फाइंडिंग से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को अब क्या हो रहा है, कार्डाइटिस कार्डाइटिस हो रहा है। हार्ट मर्मर, लो ब्लड प्रेशर, इरेगुलर पल्स, इंटीरियर चेस्ट वॉल पेन। सो देखो, सबसे पहले जब भी उस पे हम हार्ट मर्मर की साउंड सुनाई नहीं देने लग जाती है, मर्मर साउंड, एक बार आप यूट्यूब पे जाके मर्मर साउंड सुन लेना कैसी होती है, तो आपको हमेशा याद रहेगी कि मरमर साउंड कैसी होती है। अगर रोमैटिक फीवर वाले पेशेंट में अगर आप उसकी हार्ट पे स्टेथोस्कोप से चेक करते हो, जो हार्ट की साउंड है वो मरमर आ रही होती है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है कार्डाइटिस की प्रॉब्लम में भी फंस गया है। सो दिस इज द इनिशियल फिजिकल फाइंडिंग जो कि कार्डाइटिस की डेवलपमेंट के बारे में बताता है। Next, a client with diabetic mellitus demonstrate acute anxiety when first admitted to the hospital for the treatment of hyperglycemia. What is the most appropriate intervention to decrease the client's anxiety? तो एक क्लाइंट है डायबिटिक मेलाइटिस वाला, वो अभी उसको जब हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे हाइपरग्लाइसीमिया का फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ है वो, और उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है। तो आप सबसे ज्यादा अच्छा क्या करोगे कि उस पेशेंट की एंग्जाइटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। Convey empathy, trust, respect toward the client, administer a sedative, ignore the sign and symptom of anxiety so that they will soon disappear. Make sure that the client knows all the correct medical terms to understand. सबसे ज्यादा एंग्जाइटी इसीलिए होती है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हो, टिप्स होती हैं जब मैं कोई क्वेश्चन को स्पेसिफिकली वर्ड के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर वो फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ है, इट इज नॉर्मल कि पेशेंट को नहीं पता होगा क्या होने वाला है, इसलिए वो एंग्जाइटी में चले जाता है। सो आपको मेक श्योर करना है कि क्लाइंट को सारी करेक्ट टर्म्स, मेडिकल टर्म्स के बारे में पता हो, ताकि जो पेशेंट है उसकी एंग्जाइटी कम हो पाए। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ है, अगर आपने ये फर्स्ट छोड़ दिया होता तो आप किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट को टिक कर सकते थे। बट ऑब्वियसली अगर हम भी हैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाएंगे किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो हम भी एंग्जाइटी में चले जाएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता होगा कि क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। पेपर क्लियर करना उतना ही इजी होता है जितना इजी आप अपने दिमाग को खोल के रखते हो जब पेपर करते हो। जब मैं टेस्ट सीरीज डालती हूँ, मैं बच्चों को एक टाइम लिमिट देती हूँ जिसमें वो अपना टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी कॉन्शियसनेस एंड कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। किसी भी क्वेश्चन को परसीव करना आपके ऊपर होता है, मैं सिखा दूंगी, आपको समझा दूंगी, पर उसको कैसे समझना है ये आपकी होती है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको बार बार हो रहा है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, इट्स टाइम टू ज्वाइन कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ये नहीं करना यूट्यूब फॉलो कर लो। मुझे ये होता है कि यूट्यूब पे उतना कंटेंट आपको नहीं मिलता जितना आपके पेपर के लिए चाहिए होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होती होती है, बट हाँ आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सो इससे अच्छा है कि आप अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद डायबिटिक मेलाइटिस फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, विच साइन एग्जिबिट इन अ क्लाइंट वुड इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया। अगर एक क्लाइंट को नर्स मॉनिटर कर रही है, डायग्नोज हुआ है डायबिटिक मेलाइटिस का और देख रही है साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सा साइन एग्जिबिट करेगा कि पेशेंट अब हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा है? पॉलीरीमिया, डायफोरेसिस, हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड पल्स,
रेट। सो अगर पेशेंट में हमें इंक्रीज्ड पल्स रेट देखने को मिलता है, सो दिस इज अ साइन और कि अब कॉम्प्लिकेशन राइज होने वाली है हाइपरग्लाइसीमिया की। ठीक है, ये जो है ये साइन एंड सिम्टम है, हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलती, बट पॉलीयूरिया एंड डाइफोरेसिस जो है साइन एंड सिम्टम है। बट कॉम्प्लिकेशन का जो साइन होता है दैट इज इंक्रीज्ड पल्स रेट विच इज हाइपरग्लाइसीमिया। Next है the nurse is providing discharge instruction to a client who has Cushing syndrome, which statement client's statement indicates that instruction related to dietary management are understood। तो अगर आप किसी को डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्लाइंट को कुशिंग सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है इंडिकेट करेगी कि उस पेशेंट को डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया है। एंडोक्राइन में 3-4 टॉपिक हैं जो कि रिपीट होते हैं और उनको अच्छे से करना। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? हाइपर कॉर्टिजोलिज्म, जिसमें क्या होता है हाई कॉर्टिजोल लेवल रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोस्टली उन लोगों को होता है जो कि स्टीरॉयड्स ड्रग ले रहे हों, स्टीरॉयड थेरेपी पे हों। ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड है कोर्टिजोल हार्मोन जो है ओवर प्रोडक्शन करने लग जाता है। इसी के ऑपोजिट होता है एडिसन्स डिसीज, जिसमें जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कॉर्टिजोल जो है वो अंडर प्रोडक्शन मतलब कम प्रोड्यूस करता है। सो अगर पेशेंट कहेगा आई विल नीड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन माय डाइट, तो ठीक उसे समझ आ जाएगा आई शुड ईट फूड दैट हैव अ लॉट ऑफ पोटाशियम इन देम। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई कैन ईट ऑल द सॉल्टी फूड्स आई एंजॉय। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई डू नॉट नीड टू फॉलो एनी स्पेशल डाइट। सो आपको पता होना चाहिए, अगर पेशेंट कहेगा कि आई शुड ईट फूड दैट हैव लॉट ऑफ पोटाशियम इन देम, दैट इंडिकेट कि उसको उसकी खाने के बारे में सब कुछ समझ आ गया है। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रावेनस हेपरिन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट व्हाइल implementing this prescription the nurse officer ensured that which medication is available on the nursing unit। सो अगर हम किसी पेशेंट को आईवी हेपरिन थेरेपी दे रहे हैं, सो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो कि अवेलेबल होनी चाहिए उस टाइम नर्सिंग यूनिट में? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, अमीनो कैप्रोकिक एसिड। सो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेपरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए आपके यूनिट में। अगर पेशेंट को हेपरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सो ये प्रेजेंट होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थोड़े क्वेश्चंस हैं आई नो, पर आप इतने ही करो, अच्छे से करो, जितने भी करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मैं एमसीक्यू करा के जा रही हूँ उसमें 3 टॉपिक्स जैसे मैंने कराया, आज मैंने एक कराया रोमैटिक फीवर, एक मैंने कराया कुशिंग सिंड्रोम और एक मैंने आपको कार्डाइटिस के बारे में बताया। ये तीनों टॉपिक आज अपने आप क्लियर कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक क्लियर हो गए, एक प्रॉपर एक बैलेंस बन जाता है। अगर आप इसको चैनल को रोज फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत इनफ है। ठीक है, और अगर आपको अपना जो है क्राइटेरिया और अच्छा बनाना है कि मुझे तो पक्का ही लेनी है इस बार सीट, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है, कॉल करके मेरे से डिस्क्रिप्शन ले सकते हो या फिर मैसेज करके मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो एज योर विश। सो 3 डिजिट में इसकी पेमेंट है, जैसे भी आपको सही लगेगा आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।